हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिका पॉइंट में। बच्चों, अब तक हम ये जान चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और हमने जाना है किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के टर्म्स। हमने जाना है सॉल्बिलिटी और कौन कौन से फैक्टर सॉल्बिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। बच्चों, आज हम जानेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालते हैं, और इसी में हम जानेंगे रॉल्स लॉ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जानते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये होती है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और उसके अंदर हमने लिक्विड रख दिया, उसके अंदर कोई लिक्विड है और उसको ऊपर से हमने कवर कर दिया, तो होगा क्या, ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा, ये लिक्विड वेपर में चेंज होगा और कंटेनर में जाके कलेक्ट हो जाएगा, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगा और इस लिक्विड के सरफेस से प्रेशर डालेगा। इसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। इसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid is known as vapor pressure। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई, द प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid is known as vapor pressure। अब बात आती है कि कौन कौन से टर्म वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालते हैं। तो हम उन टर्म्स को जानते हैं, उन को जानते हैं कि वो वेपर प्रेशर पे कैसे इफेक्ट डालेगी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालेंगी। तो सबसे पहला जो है वो है टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा वेपर प्रेशर पे। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो ज़्यादा वेपर बनेगी और ज़्यादा वेपर कलेक्ट होगी और प्रेशर ज़्यादा डालेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीज। स्पेलिंग आप खुद से करेक्ट कर लीजिएगा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं जो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट डालेगा, वो है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे तो वो वेपर प्रेशर पे कैसे इफेक्ट डालेगा। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम सॉल्वेंट में, लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए कंटेनर है, एक बीकर है और इसमें लिक्विड है और इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। मान लीजिए इसमें हमने नमक ऐड कर दिया या फिर शुगर ऐड कर दिया। ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में खुद चेंज ना हो उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जब खुद वेपर में चेंज हो जाए। तो हमें कैसे सॉल्यूट ऐड करने हैं, नॉन वोलेटाइल जो वेपर में खुद चेंज ना हो, जैसे शुगर है, सॉल्ट है। तो हमने इसके अंदर शुगर या सॉल्ट ऐड कर दिया। जब हम शुगर या सॉल्ट सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देंगे तो ये लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाएगा। कैसे घटेगा, ये मान लीजिए प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो उसमें से वेपर निकलेगा अपना, और जब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, और सोल्यूशन बन जाएगा तो ये सोल्यूशन क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। पानी के कंपेयर में सोल्यूशन बन गया तो गाढ़ा हो गया तो वेपर निकलना कम हो जाएगा। ये तो लॉजिकली जो कॉमन वे में समझने की बात है। अगर इसको साइंटिफिकली समझे तो साइंटिफिकली ऐसे समझेंगे हम कि जब हम सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो बहुत सारे सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के सरफेस पे चले आएंगे। तो जो सरफेस एरिया है इवापोरेशन का वो क्या हो जाएगा, कम। वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इवापोरेशन का कम, तो कम वेपर निकलेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ non volatile solute
द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। अब हम यहीं पे समझेंगे राउल्स लॉ को, क्या होता है राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, और राउल्स लॉ से डिराइव इक्वेशन को फॉर्मूले। तो जानते हैं राउल्स लॉ को। मान लीजिए हमने कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया, हमने कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया एक बीकर में, वाटर ले लिया मान लीजिए, और उसका वेपर प्रेशर हम मान ले रहे हैं पी नॉट। हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं बीकर में और उसका वेपर प्रेशर मान ले रहे हैं पी नॉट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने पी नॉट। हमने सॉल्वेंट ले लिया, उस सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना मान लिया पी नॉट। अब इस सॉल्वेंट में हमने क्या कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। जैसे पानी था मान लीजिए, उस पानी का वेपर प्रेशर था हमारा पी नॉट, और उसमें हमने चीनी डाल दिया, तो चीनी डाल देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा पी एस मान लेते, तो क्या हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ non volatile solute the vapor pressure of formed solution equal to PS। कितना मान लिया इसको हमने PS। अब राउल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ vapor pressure of a solution, according to Raoult's law, vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent, is directly proportional to mole fraction of solvent। किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन है और इसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है और दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट है। तो हम फिक्स कर ले रहे हैं, हम सॉल्वेंट के लिए नोटेशन यूज करेंगे एक्स ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए मतलब चाई ए से, और सॉल्यूट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चाई बी से। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा पीएस, पीएस क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमने लिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा एक्स ए। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, आप इसको रुक के अपना नोट कर लीजिएगा। तो हमारा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P S, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा PS इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स से, जहां पे PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो पहले ही बता चुके हैं, और एक्स से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, हमें मालूम है सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब एक्स की वैल्यू को यहाँ उठा के पुट कर सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा हो जाएगा PS इक्वल टू P नॉट
1 माइनस एक्स। अब इसको हम लिखे तो ऐसे भी ले सकते हैं, पी एस इक्वल टू पी नॉट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स पी। अब इसको रीअरेंज कर लें तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स। ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से अगर पी नॉट हटा दे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स पी। तो राउस लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे राउस लॉ को हमने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया था, डेफिनेशन ये लिखवाई थी कि अकॉर्डिंग टू राउस लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन थी। बहुत से बुकों में आपको ऐसा भी डेफिनेशन मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू राउस लॉ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि पी नॉट क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, उसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, उसको कितना माना हमने, पी एस। कितना कम हुआ, पी नॉट माइनस पी एस। जैसे मान लीजिए पानी था तो उस पानी का वेपर प्रेशर कुछ था, मान लीजिए 100 था, उसमें हमने शुगर ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, 100 से कम हो गया, मान लीजिए हो गया 95। जो सॉल्यूशन बन गया उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 95। तो कितना कम हुआ, 100 माइनस 95, तो इसको कहते हैं लोअरिंग, कितना कम हुआ, तो लोअरिंग हो गया ये पी नॉट माइनस पी एस। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो मतलब हम राउस लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। राउस लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या फिर उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा दें हम तो हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स पी। तो ये भी राउस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग है पी नॉट माइनस पी एस, उसको पी नॉट से रिलेट कर दिया, अपॉन कर दिया, तो इस इक्वेशन को नाम देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग, और इसको क्या कहेंगे, पी नॉट माइनस पी एस को इसको कहेंगे लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउस लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो बुक में आपको कैसी बुक में ऐसे भी डेफिनेशन मिलेगी, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, तीनों चीजें मिल सकती हैं आपको। तो ये हमारा राउस लॉ है और उससे डेराइव इक्वेशन है। तो अब जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यही है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये लगा